और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की उबलती हुई राजनीति की। दीदी के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ममता दीदी इस कार्रवाई को केंद्र के खिलाफ चुनाव में इस्तेमाल कर रही हैं। और आज रुजिरा से पूछताछ से पहले कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जिसके बड़े राजनीतिक मायने लगाए जा रहे हैं। इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर बंगाल की जनता को दीदी जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक शेर के जरिए बयां किया जा सकता है कि मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो यह देखना है कि तू जालिम कहां तक है। यानी दीदी का कहना है कि केंद्र अपनी शक्तियों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रही है और राजनीति में लड़ाई में उनके परिवार को घसीटा जा रहा है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर सीबीआई के पास दस्तावेज हैं और ठोस सबूत हैं तो सीबीआई एक्शन ले रही है और इसे चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। और अगर रुजिरा बेगुनाह है तो उन्हें सीबीआई से डरने की भी जरूरत नहीं है। बात भी ठीक है, लेकिन वो राजनीति का जहां वार पलटवार को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, यहां तो तर्कश में रखी हर तीर काम आती है, फिर चाहे वो बंगाल पुलिस के दुरुपयोग का आरोप हो या फिर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप। रुजिरा का हुआ सीबीआई से सामना। सीबीआई जांच पर ममता का इमोशनल कार्ड। परिवार बहाना, दीदी को है सियासत चमकाना। बंगाल में एक तरफ सियासी पारा चढ़ा हुआ है, सियासी दल चुनाव से पहले जनता को लुभाने की पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी का परिवार सीबीआई जांच की आंच से जूझ रहा है। ममता दीदी के भतीजे अभिषेक और उसके परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। कोयला घोटाला मामले में भी अभिषेक की पत्नी रुजिरा से सीबीआई ने 1.5 घंटे तक की पूछताछ की। सीबीआई के तीखे सवालों से रुजिरा का सामना हुआ। एक दिन पहले रुजिरा की बहन से सीबीआई ने पूछताछ की थी। पूछताछ रुजिरा बनर्जी से हो चुकी है। करीब 1.5 से 2 घंटे के आसपास का ये पूरा वक्त जो पूछताछ का सामना करना पड़ा रुजिरा बनर्जी को, और उसके बाद रुजिरा बनर्जी से पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम यहां से रवाना हो चुकी है। सीबीआई आने से ठीक पहले ममता बनर्जी अपने भतीजे के घर पहुंची और कुछ देर अभिषेक के परिवार के साथ वक्त बिताया। ममता ने अभिषेक के परिवार के साथ सीबीआई पूछताछ से पहले इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश भी की। ममता बनर्जी जहां भी घोटाला है, भ्रष्टाचार है, उसको और शेल्टर बनकर उसको ढाल बनकर खड़ा हो जाती है। इसके पहले राजीव कुमार, उनके एक ऑफिसर, नारदा घोटाले में जिनका बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने इंफॉर्मेशन को और ख़राब कर दिया है, सारा एविडेंस मिटा दिया है, तो उनको पूछताछ करी। जब उनके घर में सीबीआई ऑफिसर गए, ममता बनर्जी पहले पहुंच गई थी। उनको डर है कुछ छुपाना चाहती हो। वहीं तृणमूल कांग्रेस सीबीआई की कार्रवाई को चुनावों से जोड़कर देख रही है और आरोप लगा रही है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ साजिश की जा रही है। सीबीआई के लिए यही विचार है, सीबीआई वो ठीक काम नहीं करता है। सीबीआई किसी को पार्टी का, बीजेपी का ऑफिस में दिया नहीं। देखिए ना, वो लोग तो करता है, आप लोग देखता है ना, विरोधी पार्टी लोग तो जितना लड़ाई करता है उसको पास सीबीआई होता है। बीजेपी ने ममता दीदी के भतीजे के परिवार से सीबीआई पूछताछ को राजनीतिक चश्मे से देखने पर तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अगर वो निर्दोष हैं तो जांच से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि अभिषेक जी या उनके परिवार के सदस्य उन्होंने कोई गलत नहीं किया है तो इन बातों को सामने रख लेना चाहिए। एक जांच एजेंसी वो जांच खत्म कर देगी अगर इन्होंने गलत नहीं किया है। सीबीआई अपना स्टिक होकर जांच करती है। सीबीआई पे भरोसा रखिए, देश की सर्वोच्च एजेंसी है, वो ऐसे कोई गलत काम नहीं करती है। अगर आप दोषी हैं तो छोड़ा नहीं जाएगा, निर्दोष हैं तो आप कोर्ट के शरण में, सीबीआई के कोर्ट के शरण में आपको मदद मिलेगी। कोयला घोटाले की जांच में जिस तरह से सीबीआई ने जांच तेज कर दी है,
उसे लग रहा है कि सीबीआई के हाथ कुछ बड़ा लग चुका है। और अगर ममता दीदी और उनका परिवार पाक साफ है तो सीबीआई जांच में किस बात का डर है? सीबीआई जांच से किस तरह की टेंशन है? जब जांच एजेंसी अपना काम कर रही तो ममता दीदी इमोशनल कार्ड क्यों खेल रही है? ममता दीदी और उनके परिवार की ये टेंशन ना चाहते हुए भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि दाल में कुछ काला जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज ममता बनर्जी की तस्वीर देखकर मुझे एक पुराना शेर याद आ रहा है। तू ना समझेगा सियासत, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। तो जो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की चुनौती की वजह से दीदी की सियासत खत्म होने वाली है, उन्हें ममता बनर्जी की सियासत को एक नए सिरे से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो सियासत के हर गुण से परिपूर्ण है। जब जरूरत अपील की होती है तो दीदी विनती से गुरेज नहीं करती हैं। जब जरूरत अपने राजनीतिक विरोधियों को धमकाने की हो तो ममता बनर्जी ये कला भी जानती हैं। और जब इमोशनल कार्ड की जरूरत महसूस होती है तो दीदी के सामने बात बात पर जार जार रोते नेता भी फीके पड़ जाते हैं। इसके लिए ममता दीदी को आंखों से टेसुए बहाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बार बार अपने गले को वो रुंधने भी नहीं देने देती। बार बार अपने चश्मे को हटाकर उन्हें आंखों को पोंछना नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं कि दीदी की सियासत को समझने की जरूरत है। प्रतीकात्मकता राजनीति की पुरोधा है दीदी। कानूनी आपदा में भी राजनीतिक अवसर तलाश ही लेती हैं और यही तो हुआ है आज। सीबीआई की टीम बंगाल के राजपुत्र, मेरे कहने का मतलब कि दीदी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। मामला कोयला भ्रष्टाचार और अवैध तस्करी से जुड़ा हुआ है और जांच की आंच अब अभिषेक की पत्नी और दीदी की बहू रुजिरा बनर्जी तक जा पहुंची है। सीबीआई को शक है कि कोयला घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन देन रुजिरा और उनकी बहन मेनका नरूला के खाते में गए। मेनका से तो सोमवार को 3 घंटे की पूछताछ हो गई है। आज दीदी की बहू रुजिरा से करीब 1.5 घंटे की पूछताछ हुई, जो कि महज एक कानूनी प्रक्रिया, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन दीदी ने इसमें भी अपने लिए राजनीतिक अवसर तलाश लिया और धीरे धीरे छिटक रहे अपने मतदाताओं को वापस अपने पाले में लाने के लिए एक जबरदस्त इमोशनल कार्ड खेला। हुआ यूं कि अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंचने से पहले ही दीदी अपने भतीजे और बहू से मिलने के लिए पहुंच गई। करीब 10 मिनट तक ममता उन लोगों के साथ रही, लेकिन जब वो अभिषेक के घर से बाहर निकली तो उनके साथ एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची मौजूद थी, जो अभिषेक और रुचिरा की 8 साल की बेटी है, यानी ममता दीदी की पोती। इन तस्वीरों को देखने के बाद कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं कि दीदी नहीं चाहती थी कि पूछताछ के दौरान उनकी पोती भी वहां मौजूद रहे, लेकिन मैं उस तस्वीर को दीदी के लिए एक राजनीतिक अवसर के तौर पर भी देखता हूं। दीदी ने बड़ी सफाई के साथ इमोशनल कार्ड खेल दिया और उन्होंने एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की। पहला यह कि किसी भी हाल में वो अपने भतीजे और बहू के साथ खड़ी, चाहे कोयला तस्करी मामले में लग रहे आरोप उन पर साबित हो या ना। दूसरा संदेश यह कि बीजेपी शासित केंद्र के इशारे पर सीबीआई पूछताछ के नाम पर उनकी छोटी सी पोती को भी परेशान कर रही है। यही है मामला। मेरे कहने का मतलब यह है कि ममता दीदी ने संदेश देने की कोशिश की कि चुनावी रण में जब उनके विरोधी उन पर हावी नहीं हो पा रहे हैं तो अब सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यानी बंगाल बचाने के अलावा दीदी
अब बहू को भी बचाने में जुट गई हैं। इसलिए जब सीबीआई की जांच की आंच दीदी के परिवार तक पहुंची तो फिर वही पुराना तेवर वो दिखाने लगी। धमकी देने वाली ममता बनर्जी अब इमोशनल कार्ड खेलने लग गई हैं। लेकिन दीदी सीबीआई की कार्रवाई पर क्यों खेल रही इमोशनल कार्ड, इसके तय में भी जाना जरूरी है। दरअसल बर्धमान जिले का आसनसोल और रानीगंज का इलाका कोयलांचल के नाम से मशहूर है, जहां कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईसीएल यानी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास कई तरह के खदान हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर खदानों में खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि ईसीएल ने खुदाई के लिए इन खदानों को असुरक्षित माना था और खनन पर रोक लगा दी गई थी, ताकि असुरक्षित हो चले खदानों में डूबकर या पानी भरकर कोई मजदूर ना मारा जाए। लेकिन जब ईसीएल की विजिलेंस टीम ने बंद पड़ी खदानों पर छापा मारा तो पता चला कि वहां अवैध रूप से कोयले की बदस्तूर खुदाई हो रही है। कोयला तस्करी से जुड़े कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर कोयले को अवैध तरीके से बाजार में उतार रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में एक एफआईआर दर्ज कर दी, जिनमें मुख्य आरोपी के तौर पर अनूप मांझी उर्फ लाला, विनय मिश्र, एसीएल के 2 जनरल मैनेजर और सुरक्षा अधिकारियों समेत 6 लोगों के नाम शामिल थे। अनूप मांझी उर्फ लाला को कोयलांचल में कोयला तस्करी गिरोह का सरगना कहा जाता है। लाला के ठिकानों पर पिछले कई महीनों में सीबीआई ने कई छापे मारे हैं। सीबीआई की जांच किस रफ्तार से चल रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल नवंबर में कुल 45 जगहों पर छापे मारे गए थे। इस मामले का दूसरा मुख्य आरोपी विनय मिश्र को अभिषेक बैनर्जी का करीबी माना जाता है। वो टीएमसी की युवा शाखा में अभिषेक की टीम का सदस्य भी था। फिलहाल लाला और मिश्र दोनों ही फरार हैं और इसी बीच सीबीआई की जांच अभिषेक की पत्नी रुचिरा बैनर्जी तक पहुंच गई है। दीदी इस मुलाकात के जरिए क्या संदेश देना चाहती थी? क्या वो संदेश दे रही है कि उनकी सरकार भतीजे के साथ खड़ी है? क्या ममता भतीजे अभिषेक पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को नकार रही हैं और खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही? या फिर खुद के परिवार तक सीबीआई जांच की आंच पहुंचने पर एक बार फिर केंद्र सरकार को खुली चुनौती दे रही हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब तो सिर्फ ममता दीदी को ही पता है। लेकिन इतना तो तय है कि दीदी ने आपदा में अवसर तलाश लिया है और वो इसके लिए इमोशनल कार्ड भी खेलने के लिए तैयार है। और अब बात करते हैं कांग्रेस पर जबरन थोपे गए युवराज। मेरे कहने का मतलब राहुल गांधी की। कहने के लिए जिनके पास 17 साल की संसदीय राजनीति का अनुभव है, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बावजूद वो अपनी समझदारी देश के सामने साबित नहीं कर पाए। लेकिन जब बात दूसरों की आती है तो बिना वक्त गवाए वो समझदारी का सर्टिफिकेट जारी करने लग जाते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने केरल दौरे पर उत्तर भारतीयों को सर्टिफिकेट देने का एक गंभीर बीड़ा उठा लिया। वो ये बात भूल गए कि पहली बार यूपी के अमेठी में ही जनता ने वहां से उन्हें लोकसभा भेजा था। एक बार नहीं बल्कि लगातार 3-3 बार और करीब 15 साल तक लगातार। लेकिन फिर भी राहुल ने उत्तर भारतीयों की बौद्धिक समझ पर सवाल उठा दिए हैं। कहने का मतलब यह कि राहुल के कहने का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे उत्तर भारतीय बौद्धिक रूप से बिल्कुल खाली हैं। 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing, because suddenly I found that people are interested in issues, and not just superficially.
but going into detail in issues. और अब बारी आज के सवाल की। हमने मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स के लिए पूछा था कि क्या मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर एसएफजे ने अपने देशद्रोही एजेंडे का सबूत दे दिया है, और आपने अपनी राय वीडियोस बनाकर हमें भेजी है। तो आइए देखते हैं आज के टॉप वीडियोस। मेरे ओपिनियन में 6 फॉर जस्टिस की टीम ने मुख्यमंत्रियों को लेटर लिख के अपना देशद्रोह साबित कर दिया है। मुझे लगता है कि भारत में सभी कौम के लोग रहते हैं और भारत ना आपका है ना मेरा है, भारत सबका है। तो ये लोग कौन होते हैं एक अलग वतन मांगने वाले? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल देशद्रोह हो रहा है और ये सारे लोग देशद्रोह पे उतर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एसएफजे ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर अपने देशद्रोही एजेंडे का सबूत खुद ही दे दिया है, क्योंकि भारत में बैन होने के बावजूद वो किसानों को भड़काने का काम करता आया है और बाहरी ताकतों की मदद से देश विरोधी गतिविधि में भाग लेता रहा है। और अब किसानों के आंदोलन की आड़ में वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान की स्थिति पैदा करना चाहता है। और साथ ही इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों की राय भी ली। सिख फॉर जस्टिस ने जो एक बहुत ही अनैतिक काम किया है, एक बार फिर से इसमें कुछ नया नहीं है जो उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और हमारी माननीय दीदी को जो लेटर लिखा है। मुझे लगता है मेरी तरह बाकी सारे भारतवासी, स्पेशली हमारे महाराष्ट्र की और बंगाल की जनता की अब आंखें खुल जानी चाहिए और उन्हें पता लग जाना चाहिए कि ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है ये पूरा एंटी नेशनलिस्ट है और हमें पूरी तरह से एक ट्रू पैट्रियट बन के इसके अगेंस्ट रहना चाहिए।